स्टूडेंट, आप सभी का आर एच सेंटर में स्वागत है। आज मैं शिक्षण के मूलभूत आवश्यकता से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, देखते हैं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता अधिगम है। जब तक अधिगम नहीं होगा, शिक्षण प्रक्रिया संपूर्ण नहीं बनेगी। इसलिए इन दोनों प्रत्ययों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। बर्टन ने शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध बताए हैं, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया गया है। शिक्षा की प्रमुख क्रियाएं शिक्षण एवं अधिगम है, अतः इन दोनों की समन्वित करके शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। दूसरा, शिक्षण स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, इसलिए उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है जो अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में सफल हो सकता है। तीसरा, शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जाता है। चौथा, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्व एवं शक्तियों का प्रयोग शक्तिशाली ढंग से किया जाता है। पांचवा, शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में किया जाता है। गेज महोदय ने भी शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्ति का केंद्र बिंदु माना है। उन्होंने 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ बताई है: व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ, अधिगम स्थिति शक्तियाँ के रूप में, और ज्ञानात्मक शक्तियाँ। तो पहला देखते हैं व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ के रूप में। व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियों में अभिप्रेरणा का सबसे विशेष महत्व है, इसलिए शिक्षण में अभिप्रेरणा की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। अभिप्रेरणा को आंतरिक शक्ति कहा जाता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण तभी संभव होता है जब वह अभिप्रेरणा को भली भांति प्रयोग करते हैं। अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं: बाह्य अभिप्रेरणा और अंतः अभिप्रेरणा। छोटे बालकों में सफल शिक्षण देने में बाह्य अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी सिद्ध होती है, जबकि किशोर बालकों में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक बाह्य अभिप्रेरणा के तुलना में आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक बल देता है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा बालकों में व्यवहार परिवर्तन अस्थायी रूप से होता है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा के द्वारा अस्थायी रूप से व्यवहार परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण के दौरान आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से ही छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए तथा छात्रों के गृह कार्य में उत्तम ग्रेड देकर उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करनी चाहिए। दूसरा, अधिगम परिस्थितियों शक्तियों के रूप में। बर्टन और गेज के अनुसार कोई भी अधिगम का सिद्धांत स्वयं से पूर्ण सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए शिक्षण में अधिगम की तुलना में अधिगम की परिस्थितियाँ अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। तीसरा, ज्ञानात्मक शक्ति। व्यवहार को ज्ञानात्मक रूप से 3 खंड में विभक्त किया गया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शिक्षण की समस्त प्रक्रिया का लक्ष्य इन तीनों पक्षों का अधिक से अधिक विकास करना ही उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक इस पक्ष में छात्रों के बौद्धिक और मानसिक क्रियाओं का विकास किया जाता है, जैसे सोचना, तर्क करना इत्यादि। भावनाता के अंतर्गत रुचि, भावना, दृष्टिकोण शामिल होता है। तीसरा, क्रियात्मक पक्ष। इस पक्ष के दौरान शारीरिक गति और शारीरिक कौशल को विकसित किया जाता है, जैसे दौड़ना, चलना, खेलकूद के द्वारा क्रियात्मक विकसित किया जाता है। यहाँ तक ही मेरा वीडियो था। थैंक यू।